हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेट होता क्या है। तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या है, तो सबका आंसर यही आएगा 1 2 3 4 5। या फिर मैं ये पूछूं कि वॉवेल कौन कौन से होते हैं, तो सबका आंसर आएगा ये ए ई आई ओ एंड यू। अब ये जो हमारे आंसर्स आए हैं, ये वेल डिफाइंड होने की वजह से यूनिक आंसर आ रहा है। जब भी मैं किसी से वॉवेल्स पूछूंगा तो यही आंसर आएगा, जब भी मैं किसी से पहले 5 नेचुरल नंबर पूछूंगा तो यही आंसर आएगा। आंसर डिफर नहीं करेगा। तो अब ये जो हमें मिला है पहले 5 नेचुरल नंबर, इसे मैं इन सारे नेचुरल नंबर्स को मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दूं और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। सिमिलरली ये जो वॉवेल्स हैं, इसे भी मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दूं और इसको नाम दे दूं सेट बी। तो जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, जिन ऑब्जेक्ट्स को हम कलेक्ट कर रहे होते हैं, इसे हम एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं। इसे हम एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं। और एलिमेंट्स को हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करते हैं। साथ ही साथ हमेशा हम कैपिटल अल्फाबेट को यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट अ सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल अल्फाबेट का यूज करते हैं। नाउ सेकेंड थिंग, कि अगर मैं इसी सेट को, सेट बी को इस तरीके से लिखूं ए आई ओ ई एंड यू, यहां भी वही सारे एलिमेंट्स हैं जो ऊपर वाले सेट में हैं। अब मैं इसे भी सेट बी कह रहा हूं क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट किस ऑर्डर में लिखे हुए हैं, कौन पहले लिखा हुआ है कौन बाद में, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वही सारे एलिमेंट हैं तो वो सेट बी कहलाएगा। मतलब सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को किस ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे यहां पे ए ई आई ओ यू है, इस केस में ई बाद में चला गया और आई ओ पहले आ गया, तब भी ये वही सेट है। एंड अगर मैं इन एलिमेंट्स को इस तरीके से लिख दूं ए आई ओ ए आई ई यू, इस केस में हमने ए को 2 बार लिखा है या आई को भी हमने 2 बार लिखा है, तो एलिमेंट के रिपीटेशन से सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को काउंट करते हैं। इसके अंदर भी 5 एलिमेंट हैं, इसके अंदर भी 5 ही एलिमेंट है, 6 या 7 एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7, यहां 7 एलिमेंट है, बट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्या हैं? ए ई आई ओ यू। ये ए ई आई ओ यू अलग अलग हैं। बाकी ए 2 बार लिखा हुआ है, इसकी काउंटिंग भी 1 बार होगी, और आई भी 2 बार लिखा हुआ है, इसकी काउंटिंग भी 1 बार होगी। तो दिस इज ऑल्सो सेट बी। तो सेट के अंदर एलिमेंट्स किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सेट के अंदर अगर मैं किसी एलिमेंट को 2 बार लिख दूं या 3 बार लिख दूं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट को काउंट करते हैं। तो ऐसा नहीं लिखना है, हम हमेशा एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। डिस्टिंक्ट एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। दिस इज सेट। तो हमें अगर ऑब्जेक्ट्स को, किसी चीज को भी कलेक्ट करना है और उसको सेट के अंदर एज एन एलिमेंट रखना है, तो हमें उसे वेल डिफाइंड करना होगा। अगर हम अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं करेंगे तो आंसर्स रैंडम आएगा और फिर हम उसे सेट नहीं कह सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, किसी से ये पूछूं कि बताओ तुम्हारे 3 फेवरेट एक्टर का नाम क्या है, तो सबका आंसर डिफरेंट आएगा क्योंकि फेवरेट एक्टर पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। यहां पे मैं एक सेट नहीं बना पाऊंगा क्योंकि सारे आंसर्स डिफरेंट होंगे, रैंडम होगा। ठीक, लेकिन अगर मैं इसी तरीके से किसी से पूछूं कि बताओ पहले 5 इवन नंबर कौन से हैं, तो हमारा जो एलिमेंट्स होगा, जो कलेक्शन होगा इवन नंबर का, ये यूनिक होगा। पहले 5 इवन नंबर लेट अस डिनोट विथ, इस सेट को हम सी से डिनोट करते हैं, 0 2 4 6 एंड 8।
तो पहले 5 इवन नंबर यही होंगे, लेकिन अगर मैं पूछूं 5 इवन नंबर तो उस केस में आंसर रैंडम हो सकता है। यही जरूरी नहीं है कि यही 5 इवन नंबर मुझे आंसर के रूप में मिले हर एक बच्चे से। तो यहां पे सेट को हमें अच्छे तरीके से डिफाइन करना जरूरी है सो दैट इट इज यूनिक, ये यूनिक हो। सेकेंड, सेट के अंदर एलिमेंट किस ऑर्डर में लिखा हुआ है ये मैटर नहीं करता है। सेम एलिमेंट का रिपीटेशन से सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, नाउ सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है रोस्टर मेथड या फिर टैबुलर मेथड, एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर मेथड या फिर इसे रूल मेथड कहते हैं। एक एक करके समझते हैं ये होता क्या है। ओके, नाउ ये दो तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, पहले 5 नेचुरल नंबर हमने उसको ए से रिप्रेजेंट किया था, 1 2 3 4 5, दीज आर द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब ये है रोस्टर मेथड, जिसमें एलिमेंट को हम लिस्ट करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। इसको जब हम लिस्ट कर रहे हैं, ठीक, तब इस तरह का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को हम कहते हैं रोस्टर मेथड या फिर टैबुलर मेथड या फिर लिस्टिंग मेथड। अब अगर इसी को मैं सेट बिल्डर मेथड में लिखना चाहूं तो मुझे एक रूल डिफाइन करना होगा, और इस तरीके से डिफाइन करना होगा रूल कि यही सारे नेचुरल नंबर आए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे a इज इक्वल टू x इज सच दैट, इसे पढ़ते हैं x इज सच दैट। x जो है ये a, सेट a के, जो रोस्टर फॉर्म में सेट a लिखा हुआ है, इसके सारे एलिमेंट्स को ये x रिप्रेजेंट कर रहा है। हम कहते हैं x इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ सेट a, x इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ सेट a। ठीक, अब मुझे इस x को रूल के अंदर डिफाइन करना होगा। तो x इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो सिंबल है, इस सिंबल का मतलब हुआ बिलोंग्स टू या फिर इज एन एलिमेंट। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैपिटल N नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हमने रूल क्या डिफाइन किया x के लिए कि x जो है 5 या 5 से छोटा होगा, साथ ही साथ x एक नेचुरल नंबर है। तो 5 या 5 से छोटे नेचुरल नंबर इस रूल के अकॉर्डिंग हमें यही मिलेगा, 1 2 3 4 5, यही 5 नेचुरल नंबर इस रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसी सेट को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से रूल डिफाइन करना जरूरी है। अगर हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हमें रूल डिफाइन करना होगा, एंड दैट रूल इज नॉट यूनिक। ये रूल यूनिक नहीं है। जैसे मैं इस सेट ए को किसी दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता था, ये जो रूल है मैं किसी और तरीके से भी लिख सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा, a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी लेस देन 6 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस केस में हमारा जो रूल है वो डिफरेंट है इससे। यहां पे था x इज लेस देन इक्वल टू 5, यहां पे हमने डिफाइन किया x जो है 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा, साथ ही साथ x क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x एक नेचुरल नंबर है। तो यहां पे ये जो रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग भी हमें यही 5 नेचुरल नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5। दैट इज वाई वी कैन से कि सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो जो रूल होता है, जिस रूल को हम डिफाइन कर रहे हैं, दैट रूल इज नॉट यूनिक। ये डिफरेंट हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरीके से रूल को डिफाइन कर रहे हैं, बट रूल के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सेम आना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि हम कुछ भी रूल डिफाइन कर दें और हमें जो रिजल्ट चाहिए, जो एलिमेंट्स चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। सारे के सारे एलिमेंट्स उस रूल के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमने ठीक से रूल को डिफाइन किया है। गॉट इट?
तो इसमें ये याद रखना कि रूल, देखो अगर मैं किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो वो तो यूनिक होगा, उसके अंदर तो यही 1 2 3 4 5 यही 5 एलिमेंट आएंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन जो रूल है ये डिफर कर सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इसमें हमने सेट बी को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। क्या लिखा हुआ है? x इज सच दैट x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कैपिटल आर सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। नाउ अब मुझे इस सेट बी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं इस रूल के अकॉर्डिंग x क्या क्या हो सकता है वो फाइंड करूंगा, और जो भी x के वैल्यूज आएंगे वो मैं सेट बी में उन एलिमेंट्स को दिखा दूंगा। जैसे x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर मैं ईदर और करूं तो ईदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, this implies that x is equal to minus 2, और x minus 2 is equal to 0, तो x is equal to plus 2। तो इस रूल को जब हमने सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तो हमें x के दो वैल्यूज मिले, -2 एंड +2। इट मीन्स कि जब मैं सेट b को रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो उसके अंदर ये दो एलिमेंट्स आएंगे, -2 एंड 2। ठीक, साथ ही साथ ये दोनों रियल नंबर भी हैं, -2 एंड 2 इज रियल नंबर। ठीक, तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कोई सेट दिया हुआ है तो हम उस रूल को सिंप्लीफाई करेंगे, उस रूल को डिकोड करेंगे। ठीक, और वहां से हमें उस x के जो भी वैल्यूज मिलेंगे, दोज वैल्यूज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। देन अब हम जब हमें एलिमेंट्स मिल गया क्या क्या है, तो हम उसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गॉट इट? नाउ देयर आर सर्टेन प्री डिफाइंड सेट्स फॉर नंबर्स। उनको देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्री डिफाइंड सेट्स हैं नंबर्स के लिए। लेट्स सी। फर्स्ट इज कैपिटल आर। ये जो कैपिटल आर है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल आर रिप्रेजेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। टी सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। Z या फिर I, कैपिटल Z या फिर कैपिटल I, ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। N सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। W सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक, R सेट ऑफ रियल नंबर्स, Q सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, T सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, Z या फिर I सेट ऑफ इंटीजर्स, N सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड W सेट ऑफ होल नंबर्स। नाउ इसमें एक और चीज, अगर मैं R प्लस लिखूं इस तरीके से, R और सुपर स्क्रिप्ट में मतलब सर पर ऊपर में प्लस का साइन, तो ये रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स। अगर मैं R माइनस कर दूं इस तरीके से तो सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर्स। ठीक, सिमिलरली Q के साथ भी Q प्लस रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। Z प्लस रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स
z माइनस रिप्रेजेंट सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। तो सिंपल है, अगर प्लस लगा हुआ है तो पॉजिटिव वर्ड आ गया, और अगर माइनस लगा हुआ है तो निगेटिव वर्ड आ गया। ठीक, तो ये प्री डिफाइंड सेट्स ऑफ नंबर्स जो है ये याद होने चाहिए, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में जनरली हमें यही सारे चीज देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी सर्टेन सिंबल्स विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन सेट्स। या फिर सेट के अलावा कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो और जगह भी यूज होता है, जैसे ये दोनों आपको सेट के अलावा, ये भी सेट के अलावा भी बहुत जगह दिखेगा। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। ये सिंबल तो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट। ठीक, सेकेंड, ये सिंबल अभी हमने डिस्कस किया था, बिलोंग्स टू या फिर इज एन एलिमेंट ऑफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट इज x एक नेचुरल नंबर है, या फिर मैं इसको ये भी पढ़ सकता हूं x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, या फिर हमने ये लिखा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, या फिर x इज एन एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। गॉट इट? नाउ ये उसका उल्टा हो गया, अगर मैंने बिलोंग्स टू के साइन को काट दिया तो ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, या फिर इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। सिंपल, जैसे यहां लिखा हुआ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब x एक नेचुरल नंबर है। अगर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया तो x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मींस x एक नेचुरल नंबर नहीं है। सिमिलरली ये हुआ x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, अगर मैंने इसे काट दिया तो x डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब x या तो जीरो होगा या निगेटिव रियल नंबर होगा। ठीक, दिस सिंबल सच दैट, या फिर ये लिखें या फिर ये लिखें, जैसे अभी हमने सेट बिल्डर फॉर्म में यूज किया था, ऐसे लिखते थे ना, x इज सच दैट। क्या पढ़ते हैं, x इज सच दैट। इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता था, x इज सच दैट, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज सच दैट। ठीक, मोस्टली हम ये सिंबल यूज करते हैं, या फिर ये फ्रीक्वेंट यूज में ये मिलेगा, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है, इसका यूज अब रेयर। ठीक, तो दिस इज सच दैट। नाउ ये सिंबल फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने ये लिखा x इज सच दैट x इज लेस देन 5। ठीक, और यहां पे मैं ऐसे लिख दूं, ना इसका मतलब हो गया, इसको पढ़ेंगे इस तरीके से, x इज सच दैट x इज लेस देन 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर ऑल या फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी। नाउ ये देयर एग्जिस्ट if and only if, ठीक, सिंगल f नहीं है, डबल f है, IFF, if and only if, एंड ये implies and is implied by। ठीक, तो इन सिंबल्स को याद रखना है, इन सिंबल्स का मतलब क्या होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, ये याद होना चाहिए। ये इन सिंबल का जैसे जैसे यूज आएगा आप इसको समझते जाएंगे कि इसका क्या मतलब है, इसको किस तरीके से यूज करते हैं, या क्वेश्चन में अगर दिखता है
तो वहां पे समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। ओके, सो इस सिंबल को नोट डाउन कर लीजिए, दीज सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और भी सिंबल्स आएंगे, जैसे जैसे आएगा उसको डिस्कस करते चलेंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स, पहला टाइप है नल सेट। इसे हम लोग एम्प्टी या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। नाम से पता चल रहा होगा एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो उसे हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। जैसे ये, अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा है, ये बता रहा है कि इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है, ये 5, क्या पढ़ते हैं इसे, PHI 5। तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं, और उसको रिप्रेजेंट करने का या तो आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करिए या फिर इस सिंबल से, दोनों तरीके से हम एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अब नाम से पता चल रहा होगा सिंगल, सिंगल का मतलब होता है एक। ठीक, तो सिंगलटन सेट का मतलब हुआ कि ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, दैट इज ये लिख दें या फिर मैं ये लिख दूं। ठीक, तो इन दोनों सेट के अंदर एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक, अब अगर मान लो मुझे एक नल सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, तो मुझे ऐसा रूल लिखना होगा कि मुझे एक भी एलिमेंट नहीं मिले। जैसे मैंने ये लिखा इसके लिए, इस एग्जांपल के लिए, a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज लेस देन 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नाउ ये जो रूल हमने डिफाइन किया है कि x 0 से छोटा है और साथ में x जो है एक नेचुरल नंबर है, तो कोई भी नेचुरल नंबर 0 से छोटा नहीं होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, तो मुझे x का कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो नेचुरल नंबर हो और 0 से छोटा हो, तो इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक, देखो मैं फिर रिपीट करता हूं कि हम जब रूल डिफाइन कर रहे हैं तो वो इस तरीके से डिफाइन करना है कि हमें जो एलिमेंट्स चाहिए वही मिले, या अगर नहीं चाहिए तो हम एक ऐसा रूल डिफाइन कर देंगे कि कोई भी एलिमेंट नहीं आए। इस केस पे मुझे एक ऐसा रूल लिखना था कि मुझे एम्प्टी सेट मिले, तो हमने ऐसा रूल लिख दिया। अब मान लो मैं इसके लिए लिखना चाह रहा हूं, बी के लिए, या इस ए के लिए, लेट अस से कि मैं इस बी के लिए लिखना चाह रहा हूं, तो बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज द फर्स्ट अल्फाबेट इन स्मॉल। ठीक, अब ये इन स्मॉल लिखना यहां पे जरूरी क्यों था, इसको समझ। अगर मैं सिर्फ ये लिखता कि x जो है पहला अल्फाबेट है, तो वो ये भी हो सकता था, पहला अल्फाबेट तो ये भी है, तो ये दोनों सेम तो नहीं है, दिस इज स्मॉल दिस इज कैपिटल, ये दोनों सेम नहीं है। तो हमें ऐसे रूल डिफाइन करना था कि हमें यही मिले, क्योंकि हम इस बी के लिए रूल डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें ये स्मॉल लिखना जरूरी था यहां पे। अगर ये स्मॉल नहीं लिखते तो वो ये भी हो सकता था। तो दैट इज वाई रूल लिखते वक्त ध्यान देना है कि हम रूल इस तरीके से लिखें कि हमें वही एलिमेंट मिले जो हमें चाहिए। गॉट इट? नाउ थर्ड इज फाइनाइट सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें या फिर लिस्ट कर सकें, उसे हम फाइनाइट सेट बोलते हैं।
अगर गिवन सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं या फिर लिस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि क्या क्या एलिमेंट है, देन दैट इज फाइनाइट सेट। जैसे ठीक, ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। अब एक और एग्जांपल, जैसे मैं ये लिखूं, ये भी फाइनाइट सेट है। याद रखना, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट, क्योंकि हम इसके अंदर काउंट करके बता सकते हैं भाई कितने एलिमेंट हैं सेट बी के अंदर, तो 0 एलिमेंट है। तो ये एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट होता है। या फिर अगर एक सेट नॉन एम्प्टी है, मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो उन एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, देन वी विल से कि वो एक फाइनाइट सेट है। ए इज ए फाइनाइट सेट क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। बी इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट क्योंकि इसके अंदर 0 एलिमेंट है। तो एक नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स को काउंट कर सके, साथ ही साथ एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट कहलाता है। नाउ कार्डिनल नंबर यहां पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट? तो किसी भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स की काउंटिंग ही उस सेट का कार्डिनल नंबर कहलाता है। ठीक, जैसे सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 4, मतलब जितने एलिमेंट वही कार्डिनल नंबर। ठीक, तो लिखेंगे कैसे उसको? इन ए, इसको पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 4। सिमिलरली अगर सेट बी के लिए आना है तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज 0। तो सिंपली हम यहां पे ये भी कह सकते हैं एक फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर, ठीक है, एक फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर जो है वो फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, और वो होल नंबर होना चाहिए, बिकॉज काउंटिंग, जब हम काउंटिंग कर रहे हैं तो ठीक है, हमने पढ़ा था बचपन में कि काउंटिंग जो है वो स्टार्ट होता है 1 से, लेकिन यहां पे ये याद रखना है कि फाइनाइट सेट, एक एम्प्टी सेट को भी हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 0। तो किसी भी सेट के कार्डिनल नंबर का मतलब हुआ उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, अब नाम से इसका जस्ट अपोजिट होगा। एक ऐसा सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं या लिस्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर के एलिमेंट्स की काउंटिंग पॉसिबल नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, तो इसकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं जनरली हम ये बोलते हैं इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारे हैं। तो सिमिलरली अगर हम किसी सेट के अंदर के एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, मतलब लिस्ट नहीं कर सकते हैं, देन वी विल से कि वो इनफाइनाइट सेट है। जैसे मान लो मैंने ये लिखा x is such that x is greater than 1 and x belongs to natural number. Now अब अगर मैं C के एलिमेंट्स को, ये जो C एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, तो ये रूल क्या कहता है कि x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए और x नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं ये कहां तक लिखते जाऊं, क्योंकि नेचुरल नंबर की काउंटिंग तो पॉसिबल नहीं है कि इतने नेचुरल नंबर हैं, मैं उनको यहां लिस्ट डाउन कर दूं कि देखो ये सारे नेचुरल नंबर इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो उन सारे नेचुरल नंबर को लिख पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, डॉट 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 लगा दिया। इस डॉट 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 का मतलब है एंड सो ऑन, मतलब पहले कुछ एलिमेंट्स को लिखकर हमने ये बताया कि ये नेचुरल नंबर हैं इसके अंदर, और ये डॉट 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 का मतलब हो गया ये आगे चलता रहेगा एंड सो ऑन। तो क्या इस सेट सी के एलिमेंट्स को मैं काउंट कर सकता हूं? क्या मैं ये बता सकता हूं कि व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी? नहीं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी इज नॉट डिफाइंड। हम ये बता ही नहीं सकते हैं
कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। तो अगर हम काउंट कर सकें एक नॉन एम्प्टी सेट या फिर एम्प्टी सेट, इसे हम फाइनाइट सेट बोलते हैं, और अगर हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसे हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट। ऐसे सेट्स जिनके कार्डिनल नंबर इक्वल होते हैं उन्हें हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने ये लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू -1 -2 -3 एंड -4। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a इज 4 क्योंकि उसके अंदर 4 एलिमेंट हैं। सिमिलरली कार्डिनल नंबर ऑफ सेट b इज ऑल्सो 4, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट हैं। तो यहां से हमें क्या पता चला, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B, दोनों 4 है। तो सेट A एंड सेट B, या ऐसे लिख दें, सेट A एंड सेट B आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो अगर गिवन सेट्स के कार्डिनल नंबर इक्वल हैं देन दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। ये जरूरी नहीं है कि एलिमेंट्स भी सेम हो, यहां पर एलिमेंट्स डिफरेंट है, ठीक, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, सो दे आर इक्विवेलेंट सेट। नाउ नेक्स्ट इज इक्वल सेट्स। दो ऐसे सेट जिसके सारे एलिमेंट्स सेम हो, उन सेट्स को हम लोग इक्वल सेट्स बोलते हैं। अगर दो गिवन सेट के सारे एलिमेंट्स सेम हैं, मैच कर रहा है सारा एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट, देन दे आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। जैसे मान लो हमने एक सेट डिफाइन किया 0 2 4 6, ठीक, और एक और सेट डिफाइन करें x इज सच, ओके, हमने d को ये डिफाइन किया, x इज फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। तो अब पहले 4 इवन नंबर तो हमें मिलेगा, सॉरी, d इज इक्वल टू 0 2 4 एंड 6। पहले 4 इवन नंबर तो यही है, तो D के अंदर भी वही एलिमेंट्स आए जो C के अंदर था। D और C दोनों के सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी कैन से C एंड D आर इक्वल सेट्स। इक्वल सेट के लिए सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। नाउ C और D इक्वल सेट है, साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ बोथ द सेट इज ऑल्सो सेम, दोनों सेट का कार्डिनल नंबर भी इक्वल है। तो यहां से इससे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर कोई सेट, अगर गिवन सेट्स इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट भी होगा। इक्विवेलेंट सेट का कंडीशन क्या है, कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए। तो अगर कोई सेट इक्वल है तो उनके कार्डिनल नंबर ऑब्वियसली इक्वल होगा, ठीक है। तो एवरी इक्वल सेट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल सेट। हो सकता है कि जो इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल नहीं हो, ठीक है। तो एवरी इक्वल सेट्स is also equivalent set, but equivalent sets need not be equal sets. Now disjoint sets, ऐसे सेट्स जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो उन्हें हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, ठीक। या फिर डिसजॉइंट सेट को हम लोग
नॉन ओवरलैपिंग सेट्स भी बोलते हैं या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग सेट्स भी कहा जाता है। मान लो हमारे पास एक सेट है 1 2 3 एंड 4 और बी एक सेट हमने ले लिया, दिस इज 0 7 9 एंड 11। ठीक है, तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट हैं इनमें से कोई भी एलिमेंट सेट बी के अंदर नहीं है और सेट बी का कोई भी एलिमेंट सेट ए के अंदर नहीं है, मतलब दोनों सेट के एक भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है। ठीक, तो इस तरह के सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। जैसे मान लो मैं एक और सेट बोलूं, -1 -3 -5 -7 -9। सेट सी के अंदर 5 एलिमेंट हैं और कोई भी एलिमेंट ना ही सेट बी में है और ना ही सेट ए में है। तो सेट सी इज ऑल्सो सेट सी, सेट बी एंड सेट ए, ऑल दीज सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक, और डिसजॉइंट सेट को हम लोग नॉन ओवरलैपिंग सेट्स या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग सेट्स भी कहते हैं। ठीक, अगर मान लो मैं एक और सेट लिखूं 1 -1 7 13 एंड 20। अब ये जो सेट डी है इसमें एक एलिमेंट 1 ऐसा है जो सेट ए में भी प्रेजेंट है, तो ए एंड डी आर नॉन डिसजॉइंट सेट्स या फिर ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक, क्योंकि इन दोनों का एक एलिमेंट कॉमन है। सिमिलरली सेट बी में 7 प्रेजेंट है और डी में भी 7 प्रेजेंट है, तो बी एंड डी आर ऑल्सो नॉन डिसजॉइंट सेट्स या फिर ओवरलैपिंग सेट्स। सी एंड डी में भी -1 कॉमन है, तो सी एंड डी इज ऑल्सो नॉन डिसजॉइंट सेट्स या फिर ओवरलैपिंग सेट्स। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट सेट, और अगर एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो नॉन डिसजॉइंट सेट्स या फिर ओवरलैपिंग सेट्स। गॉट इट? नाउ यूनिवर्सल सेट। देखो हमारे डिस्कशन में, जैसे मान लो कि मैं दो सेट को डिस्कस कर रहा हूं, एक गिवन कॉन्टेक्स्ट में जो भी सेट्स हैं उन सेट्स के सारे एलिमेंट अगर किसी सेट में प्रेजेंट है देन दैट सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लो हमने यहां पे डिस्कशन में दो सेट ले लिया, सेट ए एंड सेट बी। ठीक, अब इस गिवन कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास दो सेट है, सेट ए इसके अंदर 0 1 3 5 है एंड सेट बी इसके अंदर 2 4 5 है। तो जब मैं एक ऐसा सेट डिफाइन करूं जो जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो, उस सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में यहां पर हमारे पास डिस्कशन में ये दोनों सेट हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में जब मैं एक ऐसा सेट डिफाइन करूं जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब ये 5 को मैं दो बार नहीं लिखूंगा यहां पे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो ये 5 आ गया, यहां से बोलो या यहां से। ठीक, तो इन दोनों सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में लिस्ट हो गए। ठीक, तो इस सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक, अब यूनिवर्सल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, कैपिटल यू, कैपिटल यू। ठीक, सेकेंड थिंग, जरूरी नहीं है कि मैं जो यूनिवर्सल सेट यहां पे डिफाइन कर रहा हूं इस गिवन कॉन्टेक्स्ट के लिए इसमें यही सारे एलिमेंट हों, सिर्फ ये सारे होने चाहिए, इससे अधिक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरा सेट डिफाइन करूं, इंस्टेड ऑफ दिस इसकी जगह पे मैं ये भी डिफाइन कर सकता था 0 1 2 3 4
5 7 9। तो इस ए और बी के लिए ये सेट भी यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके देखो डेफिनेशन क्या कहता है कि गिवन कॉन्टेक्स्ट में जितने भी सेट्स हों उन सारे सेट्स के एलिमेंट को अगर कोई सेट कंटेन कर रहा है तो वो यूनिवर्सल सेट होगा, और यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सेट हमने डिफाइन किया है, इस सेट के अंदर भी ए और बी के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी प्रेजेंट है। तो ये सेट भी यूनिवर्सल सेट कहलाएगा इस कॉन्टेक्स्ट में, जो ये दो सेट हैं ए और बी उसके लिए, या फिर ये भी यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो यूनिक नहीं होता है। पहला चीज, एक गिवन कॉन्टेक्स्ट में ही हम डिफरेंट यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, बस ध्यान क्या रखना है कि गिवन कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन में जो सेट्स हैं वो सारे एलिमेंट उस यूनिवर्सल सेट के अंदर होने चाहिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब जब डिस्कशन में मैं किसी दूसरे दो सेट को या तीन सेट की बात करूंगा तो वहां पर मैं जब यूनिवर्सल सेट डिफाइन करूंगा तो उन सारे सेट्स के एलिमेंट उस यूनिवर्सल सेट में आने चाहिए। तो ये चीज याद रखना, यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक। हर कॉन्टेक्स्ट में, हर डिस्कशन में जो गिवन सेट्स हैं उन सेट्स के लिए जब मैं यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर रहा हूं तो वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, लेकिन सारे यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल यू से। ठीक है, तो एक चीज यहां याद रखना कि यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होता है। ठीक है,